नमस्कार। नमस्कार। आज मेरे साथ हमारे गांव के प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं उदय सिंह राव जी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सर्वप्रथम राव जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस द्रोणागिरी के गांव के बारे में आप बताएं। इसका क्या पौराणिक महत्व रहा है और इस किस लिए फेमस है? नमस्कार, जय पर्वत देवता। सबसे पहले मैं द्रोणागिरी का ऐतिहासिक पक्ष से मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग बताते थे कि द्रोणागिरी हमारे जो लोग दादा परदादा उनसे पहले आए, वो राजस्थान से यहाँ पे माइग्रेट पे, क्योंकि राजस्थान से इसलिए आए कि राजस्थान में जब मुग़लों का आक्रमण हुआ तो जिन लोगों ने अपना धर्म को बचाने के लिए पराधीनता स्वीकार नहीं की मुग़लों का, वो उत्तराखंड के हिमालय के इन इलाकों में आए, कंदराओं में, क्योंकि इनमें ज़्यादातर डिजर्विंग करने वाले ट्रूप्स टाइप्स के थे हमारे बुजुर्ग लोग। तो बताते हैं कि अपने साथ गाय बछड़े जो भी सारे पशु धन बकरे सब लेके आए, और इन जगहों पे आते आते इन्होंने इन जगहों को चारागाहों को इस जगह द्रोणागिरी के इस घाटियों में इन विकट परिस्थिति वाले जगहों, अभी हम 13,000 फीट के ऊंचाई पे ऐसे जगहों पे सरवाइव किया। और उन बुजुर्गों ने इतने बड़े बड़े खेत बनाए, इतना चीज़ बनाए, और इतना थोड़ा। दूसरी बात ऐतिहासिक पृष्ठ है जो कि द्रोणागिरी आने का कार्य तात्पर्य है कि द्रोणागिरी जो पर्वत है, द्रोणिका का आकार, द्रोणिका में कटोरा, हिंदी में द्रोणिका बोलते हैं। द्रोणिका होता है पेट्री डिश। तो जो द्रोणागिरी का जोग्राफिकल जो आकारिकी है, जिसको मॉर्फोलॉजिकल बोलते हैं, उसके हिसाब से द्रोणागिरी पर्वत, द्रोणागिरी जो एक गाँव है, ये चारों तरफ से पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ। जैसे हाथी पीक सामने पे, हर वो हमारा बरमल है, कौसा पर्वत का है, इधर नंदी कुंड का द्रोणागिरी ईस्ट वो वेस्ट वाला है, फिर पीछे द्रोणागिरी ईस्ट है जिसको हम द्रोणागिरी पर्वतराज वो हमारा आराध्य देवता है, उसके पीछे कलंका है, चंगबंग है, उसके बगल में आपका हरदोल है, उसी में सतमुनियाल है, ऋषि पर्वत, त्रिशूली है जो कि पूरे कुमाऊं को भी जोड़ जाते हैं। तो ये चारों इलाका हमारा पूरा पहाड़ी पर्वत श्रृंखलाओं से बर्फ़ से छदित पर से घिरा हुआ, और इसके बीच में नीचे से जब विकट रास्ता है, यहाँ आके बिल्कुल खुल जाती है घाटी। और यहाँ पे इतना बायोडाइवर्सिटी, इस 12-13,000 फीट में आपको बड़े बड़े पेड़ नहीं दिखेंगे। यहाँ पे भोजपत्र के पेड़ हैं। अभी हम बद्रीनाथ जाते हैं 10-10.5 फीट है, अब वहाँ पेड़ लगा रहे लोग, लेकिन वहाँ पेड़ नहीं होते थे। लेकिन आज हमारे यहाँ पे बेटोला यूटिलिस भोजपत्र है, बड़ा बड़ा पेड़ होते हैं यहाँ पे। ऐसी थुनेर का है, इस तरह के देवदार निचली साइड में है। तो इन जगहों पे हमारे फिर ये पूरा वनौषधि वाला इलाका हो गया। तो इसमें जितनी भी ये सारे हमारे जिरेनियम, ये सारे हमारे पूर्वज दादा लोग थे, इसका यूज़ करते थे अपने स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए। इसी से अपना दवाई करते, इन्हीं वनौषधियों को, इन्हीं नेचुरल रिसोर्स को खा के। यहाँ पे जितने प्रकार की वनौषधियाँ हैं, जितने प्रकार की सब्जियाँ हैं, वन सब्जियाँ जो जिनको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं आजकल, विटामिन सी है, चाहे इफेड्रा है, जो इफेड्रिन मिलता है, वो इफेड्रा यही मिलता है। तो इतने बॉडी को मतलब कहने का जहाँ पे कोई चीज़ की प्रॉब्लम होगा, वो सारी प्रकृति ने यहाँ पे पूरी नेमत यहाँ पे बिछा रखी है। और इस इलाके में जितने भी जड़ी बूटियाँ होती सब जगह होती हैं, लेकिन द्रोणागिरी का खासियत यह है, इस मिट्टी का खासियत यह है कि इस मिट्टी में इतना एल्कलॉइड है, इतना बढ़िया क्वालिटी का है कि यहाँ की जो जड़ी बूटी है, आपको क्वांटिटी में आकार छोटा होगा, लेकिन उसकी वैल्यू 10 गुना ज़्यादा होगा। अन्य जगहों की जड़ी बूटी से वही जाति का जड़ी बूटी, द्रोणागिरी का जड़ी बूटी, इसकी क्वांटिटी, औषधि गुण और वैल्यू है वो ज़्यादा उच्च क्वालिटी का, क्योंकि वो इस इलाके में, इस मिट्टी में प्रकृति ने, भगवान ने कुछ नेचुरल चीज़ ऐसे डाल रखे हैं कि जो लोगों के लिए ज़्यादा लाभकारी होती है। और हमारे दादा लोग, बुजुर्ग लोग हमारे, जिन्होंने इतने बड़े खेत बनाए, इतना पहाड़ों को चीर करके, पशुपालन बहुत ज़बरदस्त था। तो इतने चीज़ों का इतना जड़ी बूटियाँ लगाते हैं, चाहे फरन का है, चाहे चोरा है, चाहे कुटकी है। कुटकी में पिक्रोराइजा जिसको लीवर टॉनिक का है, अतीस है। तो इस तरह के पूरे जड़ी बूटियों का है, लेकिन इसका विधोन नहीं करते क्योंकि हम अपने लिए यूज़ करते थे। इसलिए ये धरोहर हमारे बची रहती थी और हम अपने लिए जितना हमको ज़रूरत है उसी। लेकिन आप कमर्शियलाइजेशन के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि जंगलों में विधोन करें सब जगह। तो इससे क्या हो रहा है कि हम आने वाले अपने नई जो भविष्य की पीढ़ी है, हम उसके लिए खतरे भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे सब लोगों से अनुरोध है कि जिस तरह के हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन बनाए रखे हैं, जो हमारे नियम, लोकल नियम बनाए रखे, उस नियम में क्या होता था कि इन फूलों को, कोई भी फूल है, कोई भी घास है, मतलब जैसे ब्रह्म कमल है, इनको कोई तोड़ नहीं सकते थे, तोड़ते नहीं।
इनको छेड़ना नहीं था। हम भी बैठे थे ऐसे, इन पर हाथ ज़्यादा नहीं लगाना है। तो कहने का जो ब्रह्म कमल है, फेन कमल है, कोई भी जड़ी बूटी है, ये सावन अलग अलग ऋतु में, सावन के महीने पवित्र माने जाते, सावन के महीने में इतने प्रकार के जड़ी बूटी होती है यहाँ पे। अभी आज कल पूर्णिमासी था तो कल का अलग था, अब इस सावन के महीने का अमावस्या होता है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका फ्लावर एक एक, जैसा अभी शुक्ल पक्ष लग गया, वो कृष्ण पक्ष लग गया तो डाउन होंगे, शुक्ल पक्ष में पौधे फिर ऊपर ऊपर उन पर होते हैं। तो उनमें कई प्रकार की जो अमावस्या का होता है उस दिन रात को यहाँ पे कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ चमकती हैं जिन पे लाइट होता है। जी राव जी, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी। मैं थोड़ी सी और आपके ये जानना चाहूँगा कि इस गांव की ऐतिहासिक क्या रहा है, किस प्रकार से यहाँ पे जीवन यापन करते थे, क्या व्यापार वगैरह था हमारे पूर्वजों का, इस बारे में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैंने सुना है कि हमारे जो पूर्वज थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे तिब्बत से, ये कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ और अब क्या स्थिति है? अब जब राजस्थान से आए तो जो हमारी माताएं माताएं बहनें, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की। जो हमारे उनमें से स्ट्रॉन्ग लोग थे उन्होंने व्यापार का किया। तो व्यापार हमारा तिब्बत के साथ होता था। तो तिब्बत के साथ रुपये में नहीं होता था, तिब्बत के साथ वाल्टर प्रणाली जिस होते सामान से सामान देना। हम यहाँ की वस्तु देते, वहाँ के वस्तु देते थे। जैसे हमने यहाँ से अनाज दे दिया, फाफर का, कुट्टू का, कई प्रकार की, तो वो आते तिब्बत से नमक, तिब्बती नमक, क्योंकि पहले यहाँ समुद्र का नमक नहीं आता था, पूरे गढ़वाल को सप्लाई हमारे लोग करते थे। तो वहाँ का जो तिब्बत का पठार का जो खान का नमक, क्योंकि वो भी पहला वो रहा, क्या बोलते हैं, 33 सागर, तो सूख गया। तो अब वो सागर का वो नमक, सुहागा, बोरेक्स आप जानते हैं, इस तरह के घी, चौर पूँछ, इस तरह के कई चीज़ वहाँ से लाते थे और हमारे बुजुर्ग यहाँ से वहाँ कर। लेकिन बहुत बड़ा एडवेंचर लाइफ था, क्योंकि 18,000 से ज़्यादा ऊंचाई को पार करते थे, उसमें उड़ने का भी डर होता था। तो हम लोगों ने ऐसी तरकीब बनाई थी कि आगे से जो जाएगा वो उसने अपने आगे, जैसे हम आजकल ग्लाइडर होते हैं लगाने का जो, जी। तो उन्होंने क्या कहता था कि थैले होते चमड़े के थैले बकरे के, तो उनको भर के, तो आगे जो आगे सबसे आगे जाता था तो वो उसने 4-5 उन ब्लाडर जैसा बना के बहा दे, तो आगे वाला आदमी उड़ गया तो उन्होंने कार वहाँ रोक देते थे जहाँ पे पासेस पे। तो ऐसे बड़े मतलब कह साइंटिस्ट भी थे और प्रकृति के साथ संघर्ष चला करके इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम किया। आज हम लोग उनके सामने जो भी हैं उन्हीं का आशीर्वाद है। और लेकिन राव जी, मैं पूछना चाहूँगी क्या कारण है कि ये बंद हुआ, किस कारण से ये जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो व्यापार था कब बंद हुआ, इस बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। ये ऐसा हुआ कि 1962 तक, मतलब जब भारत और चाइना का लड़ाई नहीं हुआ था, अनावरत चल रहा था। लेकिन बताते हैं कि जो पुराने लोग उस समय के, तो बताते थे कि सन 1955-56 से वो लोग, वहाँ के लोगों का मित्र भाव में कमी आ गई थी, कुछ खोट आने लग गया था। तो हमारे लोगों ने बताया कि भाई कि क्या, तो वहाँ क्योंकि कॉमरेड राज आने वाला था बताते उस समय, तो उन लोगों का हमारे प्रति थोड़ा भावना भी बदल गई थी जो ये व्यापार में होते थे। तो धीरे धीरे वो चाइना ने तिब्बत को कब्जा करा, तो उससे हमारे क्या हो गया कि चाइना ने उनको बंद कर दिया। तो उस चाइना और तिब्बत जो वार हुआ 62 में, उसके बाद पूर्णतः ट्रेड बंद हो गया, जिससे कि हमारे लोगों का पास आर्थिक बहुत संकट आ गई थी। और जो कि सारा व्यापार पूरा, हम लोग तो व्यापार तो होता ही होता था हमारे इधर के लोगों का, पूरे राजस्व, राजा के राजस्व भी कमी पड़ गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजस्व हमारे सीमांत के जो भूटांतिक लोग हैं, जितने वही लोग सरकार को अंग्रेज़ों के ज़माने में उनको भी टैक्स के रूप में देते थे। तो सारा काम बंद हो गया। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने 1956-57 में, जो उस समय बाला सिंह पाल और जो हमारे इधर के जानकार बड़े व्यापारियों के नेता थे, उन्होंने भारत सरकार को चेता दिया था कि भाई इनका अब रवैया ठीक नहीं है, अब आप थोड़ा अपना बदलाएं। लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ के जो नीति निर्धारक या नेता लोग हैं वो इनके चाल को समझ नहीं पाए और उन लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया। इधर से हिंद चीन भाई भाई करा और उधर से उन्होंने पंचशील का सिद्धांत को तोड़ के हमारे पीठ पे छुरा झोंक दिया हमारे भारत देश के। तो इसलिए कभी भी शत्रु को कभी नीचा नहीं कम नहीं आंकना चाहिए, इसलिए हमको तब लगता है आज हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। सरकार ने बहुत अच्छा लाइट कर दिया और कनेक्टिविटी भी है और सब लोग मेहनत भी कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने सर। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, देखिए राव जी, रास्ता दुर्गम है
लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक स्वर्ग सा अनुभव होता है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हज़ारों प्रकार के फूल आपके बैकग्राउंड में, और पूरे जहाँ भी जाओ ये घाटी महक रही है। तो आप थोड़ा सा एक हल्का प्रकाश आपने डाला, और थोड़ा औषधि गुणों के बारे में और बताया कि मैंने देखा कि यहाँ पे हत्ता जड़ी है और बहुत प्रकार के, और बहुत मात्रा में यहाँ पे शायद संजीवनी पर, जो संजीवनी का भूमि जो कहते हैं, तो क्यों कहा जाता है संजीवनी से? अच्छा, संजीवनी सबसे लैंड। पहले मैं बताता हूँ कि जो सबसे दुर्गम होगा जहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि जहाँ भी कोई भी, यदि आप बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो उसके लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब आपको एक अच्छा पद मिलता है। इसी तरह से बहुत कठिन रास्ता को पार करके यहाँ पहुँचना था, तो उसके बाद उसके प्रतिफल जो मिलता है वो ये प्रकृति का नेमत मिलता है हमें। और इसमें दूसरी बात द्रोणागिरी का बता रहा हूँ मैं कि जितने भी ये जड़ी बूटियाँ हैं, चाहे हत्ता जड़ी है, चाहे जिरेनियम है, चाहे हमारे पास ये वन तुलसी यहाँ पे है, हमारे पास यहाँ पे ब्रह्म कमल, फेन कमल की तीन चार प्रजातियाँ हैं, फेन ब्रह्म का नील कमल। और इस जगह पे कूट की, मतलब हम जिस भी घास बजा रहे सब औषधि गुण का है, मतलब सब। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये इसका, आपने इसके क्वेश्चन क्या पूछा था आगे? हाँ, इसमें मैंने पूछा था कि मतलब जो ये हमारी जो औषधि है, तो क्या शायद इसी कारण इसे संजीवनी भूमि कहा जाता है, या? हाँ, अब मैं संजीवनी के पे आ जी। जाता हूँ कि जो हमारे द्रोणागिरी का है, यहाँ पे सारी जितनी भी आपको प्लांट दिख रहे हैं सब औषधि उपयोग का है, सबके औषधि गुण हैं। लेकिन ये जगह पे पर्टिकुलर संजीवनी वाला है। संजीवनी बूटी एक पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन क्या था कि इसमें पात्र और सुपात्र की बात होती है। तो संजीवनी बूटी भी वही है। यहाँ पे हम लोगों जो जड़ी बूटियाँ क्या बताते हैं कि ये बताते हैं कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो इस जगह पे जब हनुमान जी आए तो उन्होंने ये बताया कि भाई द्रोणागिरी पे कि जब गए तो उन पर इस जड़ी बूटियों ने हनुमान जी से वार्ता की कि भाई कि मेरा इस प्रकार का उपयोग होता है। किसी ने बताया मैं बिस्सल निकाल रही हूँ, किसी ने बोला मैं मृत संजीवनी हूँ, किसी ने, उन्होंने बताया क्यों। उसके पीछे हमारा क्या था, उसके पीछे था मोटिव धर्म युद्ध, क्योंकि धर्म युद्ध चल रहा था। लक्ष्मण जी बीच में घायल हो गए, भगवान राम अकेले पड़ गए। तो उसमें मानव जाति के लिए और धर्म की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी का जिंदा होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि उन पर वीरघाती तीर लगी हुई थी। तो इन जड़ी बूटियों ने अपना, इस द्रोणागिरी की जड़ी बूटियों ने अपने औषधि गुण बताया कि मेरा इस यूज में आता है, मैं इस काम करता हूँ। तो उन्होंने शायद अपने आप को स्वीकार, मतलब हनुमान जी को दिए उसके लिए। तो बोला कि भाई कि तो हनुमान जी तो एक ही झटके में ले, तो उन्होंने बोला भाई पूरा ही लेके चले गए यहाँ से। तो द्रोणागिरी से पूरा पहाड़ लेके गए, उन्होंने यूज किया और लक्ष्मण जी के प्राण बचे। तो इस तरह आज भी हम लोगों के लिए संजीवनी से काम नहीं, ये नहीं है कि अब मैं मर रखा है, मैंने तो गलत काम कर रखा है, कुपात्र आदमी हूँ, अब मुझे संजीवनी ये जड़ी बूटी मेरे लिए क्या काम करेगा। वो बोले इस आदमी का तो मोटिव ही खराब है। यदि मेरा सोच अच्छा है, मैं धर्म के लिए जा रहा हूँ, तो कि धर्म की रक्षा के लिए यहाँ से जो पर्वत राज है, हम यहाँ से संजीवनी वहाँ पे दी गई। कहा जाता है कि आज भी यहाँ पे हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, जितने भी हमारे लेखक बंधु पत्रकार लोग आए, उन्होंने एक एंगल देख, तो ठीक है मानते हैं कि हम लोग नाराज़ हैं, लेकिन इन लोगों ने सबसे बड़ी बात है कि हमेशा सनसनीखेज को लेके गया। तो सनसनीखेज मतलब ब्रेकिंग न्यूज़। तो ब्रेकिंग न्यूज़ में क्या करा है कि भाई कि द्रोणागिरी वाले हनुमान की पूजा नहीं, लोगों ने हमको हनुमान का दुश्मन बना दिया। तो मेरा सभी बंधुओं से है कि आप किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो उसके पीछे कारण भी बताओ। उस कारण को बताने के बाद द्रोणागिरी इसके प्रीमाइसेस में, इस इलाके में हनुमान जी की पूजा नहीं होती, लेकिन द्रोणागिरी वाले हनुमान जी के विरोधी नहीं है। ये जो लोगों ने गलत अपने चैनलों को या अपने को कुछ हमको हनुमान जी का दुश्मन बनाने का वो करा है, वो कुछ चक्र था। लेकिन हमारे यहाँ इलाके में, इस क्षेत्र में जितने इलाके द्रोणागिरी पर्वत का है, भाई स्वाभाविक है, आप जाओ किसी के जगह को जाओगे तो किसी का तोड़ नुकसान पहुँचाओगे तो स्वाभाविक नाराज़ होना पर्टिकुलर हो सकता है, भावनाएं होती हैं। तो कहने का अर्थ है कि उससे हुआ। लेकिन हमारे यहाँ पे हनुमान जी प्रति बैर भावना तो नहीं है, लेकिन नाराज़गी है। नाराज़गी तो है, लेकिन बैर भावना नहीं। हनुमान जी को हम यहाँ नहीं पूछते हैं, लेकिन इसके प्रेमाइसेस से हनुमान जी का हम विरोध भी नहीं करते हैं। हम ये नहीं बोलते हम हनुमान जी का विरोध करते हैं। हनुमान जी की पूजा वर्जित है, लेकिन हनुमान जी का पूजा का विरोध भी नहीं करते। लेकिन लोगों ने गलत बोल के हम लोगों को थोड़ा दुश्मन बना दिया हनुमान का। तो दूसरी बात, रामायण का आज के टाइम पे
दुनिया में सब बोल देंगे कि भाई कि रामायण कल्पना है, लेकिन रामायण का द्रोणागिरी गांव ही एकमात्र ऐसा गांव है जो आज जिंदा लोग हम लोग यहाँ पे हैं, जो आज भी रामायण का पूरा पुष्टिकरण करते हैं। यदि द्रोणागिरी वाले प्रोज और कॉन्स वाला नहीं होता, द्रोणागिरी वाले हनुमान जी का से नाराज़ नहीं होते, वो परंपराएं चली जा रही कि भाई नाराज़ है तो कुछ हुआ होगा तभी तो, बिना कारण का तो नाराज तो कोई हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब कि रामायण हुआ है, रामायण राम भी पक्का है, लक्ष्मण भी पक्का है, मतलब सत्य है भाई। यदि काल्पनिक होते तो द्रोणागिरी वाले फिर हनुमान जी से नाराज़ नहीं होते या संजीवनी बूटी के बारे में बताते नहीं। तो कहने कर रहे कि द्रोणागिरी वालों का पूरे हिंदू समाज को द्रोणागिरी वालों पे गर्व करना चाहिए कि जो लोग पूरे रामायण को काल्पनिक बताते हैं उनके मुँह पर तमाचा है। द्रोणागिरी वाले पूरे रामायण का पुष्टिकरण करते हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। बहुत अच्छी बात कही। मैं थोड़े से अब मैं अलग रास्ते पे जाना चाहूँगा कि आप यहाँ के शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय है वो बंद हो चुके हैं, लेकिन इस गांव में एक से बढ़कर एक अधिकारी, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा हो या अपने उत्तराखंड के जो हमारे वो हैं सरकारी सेवा में बड़े से बड़े पद में, और शायद ही कोई भारत सरकार की कोई ऐसी विभाग है या कोई उपक्रम है जिसमें यहाँ के जो हैं यहाँ के निवासी हैं वहाँ पर। तो आप बता सकते हैं कि क्या शिक्षा के बारे में गांव में कैसा रहा और क्या उपलब्धि रही इन शिक्षा के क्षेत्र में, और गांव की उपलब्धि क्या रही? धन्यवाद, बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया हरेंद्र भाई आपने। सबसे बड़ी बात है द्रोणागिरी का, आज से 30-35 साल पहले से ही, जब से मेरे पिताजी ने भी इसी गांव में पढ़ाई की, 50-60 साल पहले, मैं दूसरे पीढ़ी में पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ाई किया, मैं तीसरे मेरी बेटी, 2 पीढ़ी में मेरे पिताजी और मैंने इसी गांव से पढ़ाई किया, 5वीं पास किया था। लेकिन उस समय क्या था, अभाव था, संसाधन कम थे, लेकिन लोगों में जी संघर्षशीलता और चैलेंज को स्वीकार करने की थी। तो हमारे पिताजी लोगों के लिए कोई पंडित जी थे वहाँ के नीचे, तो वो यहाँ ही गांव में रहते थे। तो उसमें देखो गुरु और चेला दोनों की बराबर होती है तभी चलता है, और उनके अभिभावकों का। तो उस समय गुरु का भी महत्व था और गुरु जी लोगों ने भी बहुत पढ़ाया, चाहे मेरे पिताजी लोगों को पढ़ाया, चाहे मुझे हमारे गाँव के ही गुरु जी थे। हमारे जो पीढ़ी आज जितने इस प्रशासनिक सेवाओं में, चाहे अखिल भारतीय स्तर का हो चाहे राज्य स्तर का हो, हर जगह हमारे गांव के लड़के हैं, लोग हैं जो अब रिटायर भी हो गए, बड़े पदों में रहे, लेकिन उनका इसी मिट्टी से, इसी प्रकृति के बीच में, इसी गांव की मिट्टी के गांव स्कूल में आज तो बजट आता है, बिल्डिंग बनता है, लेकिन उसमें लोगों ने श्रमदान करके भी मकान बना के यहाँ स्कूल, यहीं के हमारे गुरु जी थे स्वर्गीय नारायण सिंह राव जी, जिनके आशीर्वाद से हम लोग आप पढ़ पाए हैं, सारे इतने अधिकारी हैं, उनके मार्गदर्शन है, उनके पढ़ाने, उन्होंने हमको स्कूल भी पढ़ाते थे, शाम को बशारा रख के, मतलब हम अलग पढ़ाते थे, एक्स्ट्रा क्लास बोलते जिसको, और फिर प्रकृति प्रेमी का भी, और एक्स्ट्रा एक्टिविटी कल रटाते नहीं थे, वो उनका रिफ्लेक्टिव नोट्स वाला काम होता था कि हमको खाली नोट से याद, लेकिन उन्होंने अच्छा पढ़ाया हमको, हमारे आगे की पीढ़ी को भी, पीछे की भी जितने, और उसका परिणाम क्या कि यहाँ के बच्चों ने संघर्ष आज पूरे ऑल इंडिया स्तर के बड़े बड़े स्तर में आज बहुत, मतलब भारत का कोई भी ऐसा उपक्रम, ऐसा भी प्रतिष्ठान है जिसमें द्रोणागिरी का नवयुवक और जो भी आदमी वो यहाँ पे आज अपने झंडे गाड़ रहा है जी। काफ़ी मात्रा में मैंने सुना कि यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर और अब तो IAS की जो अभी हाल फिलहाल में धीरेन्द्र कुंवर ने, जिन्होंने कि भारतीय प्रशासनिक सेवा क्वालिफाई किया है, तो अब भविष्य में आप किस प्रकार का संदेश इन युवाओं को देना चाहते हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? मेरा सबसे अनुरोध है, हमारे गांव से यहाँ पे हमारे प्रोफेसर साहब रिटायर हुए धन सिंह चाचा जी, उनका सुपुत्र, छोटे वाले सुपुत्र धीरेन्द्र रावत कुंवर, उन्होंने इस साल UPSC में अपना डंका बचाए, द्रोणागिरी का नाम रोशन किया। जितना हमारा गांव ऊंचा है उतनी ऊंचा एग्ज़ाम पास किया, और उतना हमारे गांव का नाम भी ऊंचा पे रखा है पूरे भारतवर्ष में। जहां 15 लाख से अधिक एग्ज़ाम दिए थे, उन 15 लाख में एक इसका भी सिलेक्शन हुआ। तो उस सिलेक्शन में इस गांव में आज भी वो बच्चा जो ये धीरेन्द्र कुंवर है, हमें सबसे संदेश देता नई पीढ़ी के बच्चों को कि हमें उस भाई से ये सीखना है। वो MBBS डॉक्टर जब निकला तो जनरल क्वालिफाइड 3-4 रैंक में था हमारे उत्तराखंड में, और बाद में ये ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम में MBBS किया इन्होंने मौलाना से, और उसके बाद इसी मेडिकल साइंस सब्जेक्ट को ही आधार, जबकि डॉक्टर जो बनते हैं वो IAS BCS के लिए वो मेडिकल साइंस है, लेकिन उसी सब्जेक्ट से उन्होंने UPSC एग्ज़ाम क्रैक किया, और आज भी बचपन से आज तक वो अपने इसी गाँव में
में आते हैं, पूजा में, सामाजिक सरोकार में, सब जगह पूरे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। मेरा अनुरोध है कि हमारे गांव के जितने भी लोग प्रवासी अभी बाहर में पढ़ाई के लिए नौकरी कर रहे हैं, तो मेरा है कि आप लोग कभी अपने गांव में आइए। और धीरेन्द्र कुंवर का जैसा एक हमारा प्रेरणास्पद है, ये इन्होंने हमारे गांव की एक रास्ता खोल दिया इन बच्चों, इस भाई ने। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो नए पीढ़ी के धीरेन्द्र कुंवर से प्रेरणा लेकर के, और आज वो गांव में इसी साल वो 3 बार आ चुके हैं और तीनों बार पूजा करे। अभी इतना बड़ा पूजा हुआ, पत्तल उठाना, गिलास तक। देखो आजकल लोगों में घमंड आ जाता है कि चढ़ा से बुआने, देखो वो बंदा अभी डाउन टू अर्थ है। ये सबसे बड़ी सीखने की बात है। भाई नौकरी छोटे बड़े लग जाएंगे, लेकिन इंसान को सबसे पहले मतलब मैं कौन हूँ। मैं पहला अपने गांव का एक बच्चा हूँ। उस धीरेन्द्र भाई ने हमारे लिए सिखाया, हमारे बच्चों के लिए। अभी हमारे बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, सब मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। तो मेरे कहने के छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों, तो मेरे सब गांव के जितने जो प्रवासी जो नहीं आ सके किसी कारण बस रोड के कारण, दूसरे साल आइए। द्रोणागिरी पर्वत देवता के पूजा के दौरान हम यहाँ पे कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम वो करेंगे, बच्चों का कंपटीशन कराएंगे, उनके बौद्धिक स्तर का, उनको प्रकृति का, यहाँ की जड़ी बूटियों के अपने बारे में, क्योंकि अभी कंपटीशन में यहीं के बारे में पूछा जाएगा। क्योंकि द्रोणागिरी बहुत ऐतिहासिक है। इसके लिए जब हम द्रोणागिरी को जानेंगे फिर हम अच्छे आंसर भी देंगे और संघर्ष करना भी सीखेंगे, और हमारा डंका जैसा बज रहा है उससे और आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, बहुत बढ़िया। अब मैं जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि पर्यटन के क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि द्रोणागिरी का स्थान क्या है, और भविष्य में क्या कुछ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जिसमें गाँव को भी रोजगार मिले और एक नया जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आपको क्या लगता है कि पर्यटन के क्षेत्र में क्या संभावना है द्रोणागिरी के बारे में? द्रोणागिरी का मेरे भाई, द्रोणागिरी का बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य है। प्रकृति ने, पर्वत देवता ने पूरी धन वर्षा कर रखा है, मतलब प्रकृति संसाधनों से। हमारा आप लोगों से अनुरोध है, ये गांव पर्यटक स्थल बहुत बनेगा, लेकिन भाई पर्यटक स्थल तब बनेगा, पर्यटक स्थल में जब टूरिस्ट कोई आता है तो वो इम्प्रेशन लेके जाता है। आप उसको चाहे छिचड़ा खिलाओ, चाहे पूली खिलाओ, चाहे आलू पका के खिलाओ, लेकिन सबसे पहले पर्यटक का व्यवहार हमारा, मैं कहता हूँ कि जितना सुंदर जगह है, इसी तरह हमारे जो नवयुवक हैं वो व्यवहार अच्छा बनाएंगे पर्यटकों के साथ। टूरिस्टों जो यहाँ प्रकृति प्रेम है, चाहे वनस्पति से, यदि उनको अच्छे ढंग से व्यवहार से रखेंगे तो ये इतना बड़ा एवेन्यू खुलने वाला है कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मतलब धन वर्षा है। और यहाँ का यहीं का नेचुरल जो यहाँ के आलू है उसी चीज़ को खिलाएंगे तो प्रकृति जो टूरिस्ट है उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको यही चाहिए भाई जो प्रकृति के साथ है वही जैसा है वैसा ही स्वीकार करना। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे नवयुवकों से है कि जो हमारे भाई लोग कुछ नया करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें व्यवहार, क्योंकि स्विट्जरलैंड हो चाहे कहीं भी हो प्रकृति वो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा नेचर करता है, हमारा व्यवहार। हम पर्यटक को जैसे हम बारातियों को स्वागत करते हैं वैसे ही स्वागत करें, तो उससे चौगुना जो कमरा 1000 का होगा वो खुश होकर वो 2000 दे देगा जो पर्यटक। जब उसको सेटिस्फाई होगा, उसको हम जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे, नॉलेज बताएंगे, यहाँ का खाना खिलाएंगे, जब वो संतुष्ट होगा तो पैसा उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती, तो वो मिलता है। और बहुत बढ़िया भविष्य है। और रोड भी हमारा अब आएगा 3 किलोमीटर दूसरे साल से हमको पैदा बहुत कठिन नहीं होगा, और उतना प्रकृति आदमी का फिजिकल फिट रहेगा और वो उतना दीर्घायु भी बनेगा। जाते जाते मैं पूछना चाहूँगा रावत जी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जिसे आने वाले जो पर्यटक हैं उनका दीदार कर सकते हैं? ग्लेशियर है या कोई और? अब आपको मैं बता रहा हूँ, शुरू से सपोज मई से हम लोग ऊपर आते हैं, अप्रैल मिड से, अप्रैल मिड से हमारा अप्रैल मिड में यहाँ पर आप आएंगे। मार्च और अप्रैल में यदि हम ऊपर आते हैं इस द्रोणागिरी में जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मार्च अप्रैल के महीने में जब ओली के ढलान में एक भी बर्फ़ का नामो निशान नहीं होता, तब हमारे नंदी कुंड और इस इलाके, इस ढलान पे, इस बुग्याल में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के एरिया में वो बर्फ़ होता है इतनी मोटी। तो एक तो मैं कहता कि वेट मौसम, मतलब जब मार्च अप्रैल में कहीं नहीं होता, मार्च अप्रैल में यहाँ पे वो हो सकता है इस क्षेत्र में स्कीइंग, ठीक है। उसके तुरंत बाद जो पिघलेगा, उसके बाद जैसे ही बर्फ़ पिघलने शुरू हो जाता है तो ये वनौषधियाँ शुरू हो जाती है। जो प्रकृति प्रेमी होगा, जो वनस्पति से जानकार होगा, भोजपत्र के बारे में जानना होगा, कैसे पत्र, वो इन जड़ी बूटियों के बारे में, भोजपत्र के बारे में। कोई मेडिटेशन वाला है, वो मेडिटेशन प्रकृति के बीच में मेडिटेशन, प्राणायाम, योग, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, जो भी है, चलते चलते सारी क्रियाएं उसकी यहाँ पे नीचे से आने में हो जाएंगे सारे। उसका जो क्या बोलो चपाचाई क्रिया होती है, जो मतलब BMR बोलता है, वो बहुत बैलेंस हो जाएगा उसका। यदि वो द्रोणागिरी आने से पूर्व
अपना ब्लड प्रेशर शुगर जांच करेगा और यहाँ से 1 हफ्ता यहाँ पर रहेगा और यहाँ की प्रकृति ज़िंदगी जिएगा तो उसका सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी होंगी, ये दावा के साथ कह सकता हूँ मैं। दूसरी बात, यहाँ पे जब अप्रैल वो उसका हो गया, फिर जैसे जून जुलाई हो जाता है तो जून जुलाई में ऐसी वनस्पतियाँ पूरी वनस्पति गार्डन, इसके ऊपर जब जाते हैं हम तो बागनी ग्लेशियर है। यदि आप ग्लेशियरोलॉजी के स्टूडेंट है तो वो प्रकृति का दीदार के साथ साथ प्रकृति से ज्ञान भी नॉलेज भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ग्लेशियर का फॉर्मेशन कैसा होता है, स्नाउट क्या होता है, ग्लेशियर का टूटना कैसा होता है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ रहा है इन जगहों पे, क्योंकि आज के टाइम पे नीचे कारखाने लगे हैं, उसका असर सबसे ज़्यादा हमारे इन जगहों पर है, क्योंकि ये सबसे फ्रेजाइल जगह है, नाजुक है। तो जहाँ नाजुक होता है वहाँ नुकसान होता है। तो मेरे कहने का जो निचले स्तर की जितनी भी जहरों को ये पी रहा है, जो वन आग लग रहे हैं या नीचे बड़े बड़े कारखानों से हानिकारक गैस हैं वो उनको भी सोख रहा है। ये कार्बन क्रेडिट का काम कर रहा है। यहाँ से जितनी बागनी से द्रोणागिरी से इतना कई प्रोजेक्ट पाने हैं, करोड़ों का संपदा। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो उपजाऊ है मैदान, वो क्या है, वो इसके कारण है। उसमें इस द्रोणागिरी का भी बहुत बड़ा रोल है। यदि यहाँ के इतना पानी नहीं जाएगा, यहाँ के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन वही हरिद्वार में जाने के बाद जब गंगा नहर में अलग अलग बढ़ जाती है तो पूरा हमारा गंगा पूरा उत्तर भारत को पूरा उपजाऊ बना देती है, सिंचाई का वो कर देता है। तो मेरे ख्याल इतना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़ायदा है। और इसके बाद आप यहाँ टूरिस्ट में आप जब आओगे तो आपको चंगबंग से लेकर के बागनी, मुकुट पर्वत, ये गरुड़, सारे पहाड़ों का दीदार होंगे। तो आप प्रकृति सब चीज़ कदम कदम पे आपको नॉलेज मिलेगा यहाँ पे। एक नंदी कुंड नाम भी फेमस है, क्या आप क्या कहेंगे नंदी कुंड के बारे में? साहब जितने भी हमारे हाइट होते हैं झरना है, उन जगहों पे हमारे कुछ वाटर रिजर्वायर होते हैं। तो प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि भाई कि बारिश बरसेगा और फट पिघल नदी में गया जैसे और वो बह के नीचे गया, तो वो तो उसी समय तो प्रकृति ने उस जगह को उन जगहों को रिजर्वायर मतलब वो हमारे लिए रिचार्ज करने के लिए। तो जो हमारी बारिश से पानी आ या अभी ये मेघराज आ रहे थे जो गिर रहे हैं आप नीचे, तो ये क्या करता है, ज़मीन इसको खींचता अपने इधर, तो पानी खींचती है इससे, इन मेघों से। और नंदी कुंड के ऊपर तो वो सारे मेघ जो ये सारे ये मेघराज हैं, ये पानी बरसात, यही हमारे पानी का असली रिजर्व बैंक है। क्योंकि अभी हमको मेघ की बादल के रूप में, लेकिन ये बादल के रूप में जब ये ज़मीन खींचती है तो ये पानी हमारे जो स्रोत हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं। तो नंदी कुंड जो है ये भी रिचार्ज होकर आया है और उसकी पानी जब उस जगह में मिलती है तो हमको साल भर पानी का आपूर्ति करती है। मीठे पानी, वो भी गंदा पानी नहीं, जैसे ग्लेशियर में तो मिट्टी आता है, लेकिन जो ये वाला है इससे क्या आता है कि बिल्कुल हमको मीठा पानी आता है, जड़ी बूटी का, जिसको ओस वाला पानी बोलते हैं। सबसे शायद दुनिया का सबसे शुद्ध पानी है, 2000 लीटर सुना जा रही है पानी के बाद होटलों में। तो मेरे कहने नंदी कुंड का बहुत महत्व है, वो पवित्र स्थल बन गया हमारे, क्योंकि जहाँ पर प्रकृति ने है तो उनको बचाने के लिए हम लोगों ने पवित्र है, तो वहाँ पर हम पवित्र स्नान करते हैं और उसको गंदगी नहीं करते हैं और उसका लाभ भी लेते हैं। इस तरह बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते मैं एक और आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। राव जी कहते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ की पानी काम नहीं आते, तो आप क्या कहेंगे, क्या जो हमारे पहाड़ मतलब द्रोणागिरी की जवानी और पानी क्या इस द्रोणागिरी के काम आ सकती है या आ रहे हैं? बस आखिरी क्वेश्चन। मैं देखो, जो लोगों ने बोला है कि पहाड़ के काम बहुत आती है, देखो प्रभु कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें बाहर जाना ही चाहिए। वो मैं उस पलायन को पलायन नहीं बोलता हूँ जिसमें हमें स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। यदि हमें स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा बच्चा दुनिया के साथ संघर्ष करना है, तो हमें यहाँ से पलायन करने का सीखने के लिए जाओ। लेकिन मेरा कहने का है कि यदि आप दुनिया की पूरी टेक्नोलॉजी को भी सीखो, लेकिन अपने जड़ों से भी जुड़े रहो। यदि आप कंप्यूटर से लेकर कोई भी टेक्नोलॉजी में आगे जाओ, लेकिन अपने जड़ के और यहाँ के मनरेगा पानी और यहाँ के जनौषधि के बारे में, यहाँ के गौने का जोड़े से लेकर यहाँ के कोई चीज़, तो हमारा कहने का है कि यहाँ का पानी भी काम आएगा और जवानी भी काम आएगी। क्योंकि मेरे गाँव में इसका उल्टा है कि हमारा पलायन नहीं है। हमारे भाई लोग, हमारे बुजुर्ग लोग जितने रिटायर्ड हुए हैं, सेवानिवृत्त हैं, जब तक उनको दम है वो आज द्रोणागिरी जितने संघर्ष यहाँ पे आते हैं, अपने जड़ों से जुड़े हैं, अपने बच्चों को भी जुड़ा रखा है, अपने नाती पोतियों को भी जुड़ा रखा है, और नाती पोते और वो है कि उनको और अच्छा लगता है यहाँ पे। तो मेरे कहने करते हैं वो पलायन नहीं है, ये बहुत बढ़िया है कि ये पलायन शिक्षा के लिए पलायन होना चाहिए, ज्ञान के सीखना, अपने स्किल डेवलप हो। लेकिन अपने यहाँ पे मकान भी बना रखा, अपने पुराने मकान को, खंडेर को देखो, पहले कितने खंडेर थे, अब पूरे मकान बनने लगे, सब चमकने लगे। तो लोग, मेरे कहने का है कि लोगों में ज्ञान आ गया है कि अब कि हमें अपने जड़ों से भी, यदि हमें दुनिया के साथ चलना है तो हमें अपने जड़ों के साथ भी जुड़ना है, तो तभी वह आदमी संपूर्ण बनेगा। यदि आदमी जड़ों
ऊपरी ऊपर चल रहा है, अब जड़ों के साथ नहीं जुड़ा है तो उसका सर्वनाश होने का पूरा है। कोविड-19 ने सिखा दिया कि भाई कि आप कहीं भी रहो लेकिन अपने जड़ों से, अपने गांव से नहीं है तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। कोविड-19 में जब लोग बीमार, हमारे गांव के लोगों का जिनका घर था उनका भाई हम तो अपना द्रोणागिरी जाते हैं और हम तो वहाँ रहेंगे। और जिन बेचारे उनके बगल में पड़ोसी थे वो कह रहे यार भाई हम कहाँ जाएँ, हमारे दादा तो 10 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले से पहाड़ से छोड़ के आगे, वहाँ तो हमको पता नहीं है। लेकिन हमारे जो भाई लोग हैं द्रोणागिरी आए, पूजा किया और अपने गांव में आए, तो कोई भी चैलेंज ने सिखाया कि आपका गांव का भी उतनी महत्व है और प्लेन्स का भी हमारा भी उतना महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने आपने ढेर सारी जानकारी गांव के बारे में और भविष्य में क्या क्या यहाँ पे हो सकता है और किस प्रकार से पलायन के बारे में आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद उदय राव जी। थैंक यू। धन्यवाद मेरे भाई। जय पर्वत। जय पर्वत।